हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द CGPSC कोच में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ संयुक्त वन सेवा भर्ती परीक्षा जो है, जिसका नोटिफिकेशन दे दिया गया है, यह परीक्षा जो है 20 सितंबर 2020 को आयोजित होनी है। और द CGPSC कोच नामदेव सर, पाटले सर और अन्य शिक्षकों के माध्यम से आपको द CGPSC कोच के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस पेपर 1 और पेपर 2 के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका छत्तीसगढ़ वगैरह जैसे है तो उसके काफ़ी सारे वीडियोस तो पहले ही यूट्यूब में अवेलेबल है। मेरे नामदेव सर ने लगातार अभी केमिस्ट्री के 2-3 डेमो वीडियो अपलोड किए, जिसको आप सभी ने खूब सराहा और खूब पसंद किया आप लोगों ने। और काफ़ी सारे एडमिशन्स आ रहे हैं अभी। जो भी स्टूडेंट्स हमसे बात कर रहे होंगे देख पा रहे हैं, अभी लगातार एडमिशन्स, इंक्वायरी और डाउट्स होने के कारण हम आपको पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह रश जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बात आती है वीडियोस की, क्लासेस की। तो इसके पहले अपने चैनल पे मैंने फिजिक्स की और भी क्लासेस ली हुई हैं, वीडियोस डाले हुए हैं। वो जो वीडियो मैंने उपलब्ध कराए हैं वो व्यापम या PSC की परीक्षा के दृष्टिकोण से था। व्यापम वगैरह की वनडे एग्जामिनेशन या मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से था। अभी जो संयुक्त वन सेवा भर्ती परीक्षा है, इसमें जो भौतिकी के प्रश्न आते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड है, ये व्यापम वगैरह में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि IIT में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस स्तर का। तो आज ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, इसमें मैं आपको जो फिजिक्स का पार्ट है, जो भौतिकी का पार्ट है सेकंड पेपर में, वो सारा पोर्शन, फिजिक्स वाला पोर्शन हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और समय की कमी होने के कारण फिजिक्स को लेकर के मैं एक ही डेमो वीडियो वन सेवा भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से यूट्यूब में आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। इसके बाद पेपर 2 की क्लासेस परसों से प्रारंभ होनी है, तो क्लास में ही नियमित तौर पर भौतिकी का, फिजिक्स का जो वीडियो है वो मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज का जो वीडियो है, डेमो वीडियो है कह सकते हो आप, एक डेमो क्लास है। अब डेमो का कॉन्सेप्ट आप लोग समझें। हम तो ये समझते हैं कि पढ़ाने वाले शिक्षक की भाषा हमको समझ में आती है या नहीं आती है, ये देख लें। तो वास्तविक में इस तरह की जो क्लासेस हैं वो कहीं से भी जो शिक्षक है उसका परीक्षण नहीं है, यह आपका व्यक्तिगत परीक्षण है कि हम जिस माध्यम से आपको या जिस तरह से आपको समझा रहे हैं, बता पा रहे हैं, आप समझ पाते हो या नहीं। तो इस क्लास में अभी मैं आपको लाइट, प्रकाश वाला जो पोर्शन है, लाइट वाला जो पोर्शन है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोर्शन है, उसके कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस को लेते हुए डील करूंगा, जिससे आए हुए जो ACF में प्रश्न है उसको भी हल करके मैं बताऊंगा। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं उसके माध्यम से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, है ना भाई। पूरा देखिएगा इस वीडियो को, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वीडियो के बाद आपको डिसाइड करना है जो भी है आगे। चलिए, इसमें सबसे पहले तो हमको जानना होगा फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है। तो साइंस मतलब सब्जेक्ट ऐसा जो हमको सोचने पे मजबूर करे, हमारी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है उसको बढ़ाए, हमारे मन में सवाल पैदा करे और उसका जवाब पाने का प्रयास आविष्कार के रूप में बदले। ये साइंस है। साइंस का जो बेस पार्ट है, आप जीवन जी रहे हैं और आपके जीवन जीने का जो बेस पार्ट है वो आपका शरीर है, जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है। तो जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है वही भौतिकी है। उसके गुणसूत्र की जो संरचना है, जो आंतरिक संरचना है विभिन्न पदार्थों के माध्यम से, वो केमिस्ट्री है।
और जहां पे जीवन है तो जैविक संरचना जब आ गई तो फिर वो बायोलॉजी है। यही इसी तरह से साइंस विभिन्न भागों में बढ़ गया। तो भौतिकियों को जिस तरह से मैंने अनुभव किया, मुझे तो बड़ा मजा आता है फिजिक्स की थ्योरी को समझने में, समझाने में, विशेषकर थ्योरी में बड़ा मजा आता है। तो भौतिकी का आधार क्या है, वो जो आपको सामने होते हुए दिख रहा है। जैसे जो क्लास आप देख रहे हैं उसमें कैमरे के माध्यम से मेरी सारी मूवमेंट और मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। ये किसका दिया हुआ है? तो ये वास्तविक में भौतिकी का ही परिणाम है। इस कैमरे में जो लेंस लगा हुआ है, उस लेंस की जो क्वालिटी है और उसका जो अकोमोडेशन है, वो इस वीडियो की क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के माध्यम से हम रन करते हैं। तो टेक्नोलॉजी है इन सारी चीजों में। फिजिक्स की थ्योरी की बात करें तो यहां पे फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो है आपकी कल्पना शक्ति, योर इमेजिनेशन पावर। अब कल्पना शक्ति का मतलब ये नहीं है, कल्पना शक्ति का मतलब ये नहीं है कि मैंने सर को कॉल किया, फीस पेमेंट कर दिया, क्लास ज्वाइन कर ली, अब मैं एसीएफ में टॉप कर लिया हूं। तो भैया कल्पना शक्ति का मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज से ही समझ लो कि आपने एसीएफ की परीक्षा में आपने टॉप कर लिया है। अब इस चक्कर में मस्त आप सो रहे हो और कल्पना की दुनिया में खोए हुए हो। तो ये कल्पना नहीं है फिजिक्स का। फिजिक्स का इमेजिनेशन पावर मतलब ये है, क्या जो आप पढ़ रहे हो, जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो ना भाई, तो जो आप पढ़ रहे हो उसको देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, उसमें अप्लाई जब आप करते हैं वो फिजिक्स है। तो बहुत छोटे से लाइन में भौतिकी को मैं कहता हूं क्या? ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग। ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग, मैं ये कहता हूं फिजिक्स। बड़ा बढ़िया सब्जेक्ट है, मजा आता है। जितना पढ़ो उतना कम है, जितने साल पढ़ो उतना कम है, पीएचडी कर लो तो भी कम है। मतलब कि कभी खत्म ना होने वाला सब्जेक्ट है। तो अब जो छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती परीक्षा जो है, इसमें भौतिकी के प्रश्न किस पर आधारित होते हैं? तो ये आपके ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आंकिक प्रश्न पर आधारित होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सैद्धांतिक होते हैं, मतलब कि थ्योरी पर आधारित होते हैं। तो है क्या? तो इन सिद्धांतों के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं। कुछ प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट सिद्धांत पर आधारित होते हैं, तो कुछ कुछ प्रश्न जो है आंकिक दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। इन सभी का मतलब कि सैद्धांतिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न और प्रश्न आधारित किसके? ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर, है ना भाई? उस पर जो आप एक्सप्लेन करते हैं, तो इस तरह से फिजिक्स है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो आपको आज की क्लास में कुछ ऐसा टिपिकल पोर्शन है जो जहां से प्रश्न आए हुए हैं एसीएफ की परीक्षा में, तो वहां से एक दो टॉपिक उठा करके कुछ कुछ सिद्धांत को, उसके व्यवहारिक अनुप्रयोग को और उससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को मैं आपको डील करने जा रहा हूं। देखिएगा, समझिएगा, चीजें काफी सारी हैं, समय लगेगा इस वीडियो को पूरा देखने में। और एक खास बात क्या है, जिस तरह से द सीजीपीएससी कोच, नामदेव सर, इन सभी के माध्यम से आपको तैयारी की जा रही है, यदि आप दिए गए निर्देश को पूर्ण रूप से पालन करते हैं तो कमिटमेंट है,
एंड द टाइम विल टेल, थोड़े समय बाद ये पता भी चलेगा कि टॉप 10 में 10 के 10 जो स्टूडेंट होंगे वो आप में से होंगे। टॉप 10 में 10 जो स्टूडेंट होंगे वो आप लोगों में से होंगे। तो आपको क्या करना है, जबरदस्त पढ़ाई करनी है। आपको गाइडलाइन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंटेंट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, कमिटमेंट है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखिएगा, एक चैप्टर है आपका लाइट, हिंदी में इसको प्रकाश बोलते हैं, है ना भाई। कुछ हैंडसम बॉयज का नाम भी होता है प्रकाश, भले वो कहीं पे ना फैलाएं प्रकाश, बोला ना ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग। तो प्रकाश क्या है, लाइट क्या है भौतिकी में, व्हाट इज लाइट? यह ऊर्जा का एक रूप है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं। क्या है? ऊर्जा का रूप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। प्रकाश ऊर्जा का रूप, यही इसकी थ्योरी है। इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है कि प्रकाश क्या है। अब देखिएगा, मैंने बताया ना व्यवहारिक अनुप्रयोग। तो प्रकाश के जब अनुप्रयोग की तरफ हम बढ़ते हैं तो कुछ कुछ चीजें मिलती हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यातीकरण, प्रकाश का विवर्तन, है ना भाई। प्रकाश विद्युत प्रभाव, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, है ना भाई। मतलब ऐसे कई सारी चीजें होती हैं। तो अब हमारा जो एसीएफ का एग्जाम है तो उसमें जो फिजिक्स वाला पोर्शन है उसमें प्रश्न परावर्तन पर आधारित, अपवर्तन पर आधारित पूछे जाते हैं। तो अभी जो है मैं आपको प्रकाश की प्रकृति को बताने के बाद सीधे रिफ्रैक्शन मतलब कि अपवर्तन की तरफ लेके जाऊंगा और इसको डील करने के बाद जो आए हुए प्रश्न हैं उसको हल करके दिखाऊंगा कैसे बनता है। तो अब जानना पड़ेगा हमको नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां से भी एक प्रश्न एसीएफ 2017 में आया हुआ है। प्रकाश की प्रकृति, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी इसका नेचर है। तो ये जो नेचर वगैरह है ये सब कहां से पता चला? तो पता चलने की जब बात होती है तो यहां पर कुछ कुछ चीजें आ जाती हैं। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इसके अलावा भी एक दो हैं। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ये ऐसे थ्योरी हैं जो लाइट के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं और इनमें से कोई भी थ्योरी लाइट के बिहेवियर को 100% डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, पार्टिकल थ्योरी से आपको परावर्तन समझ में आएगा, रिफ्लेक्शन समझ में आएगा, तो वेव थ्योरी से आपको रिफ्रैक्शन समझ में आएगा, अपवर्तन समझ में आएगा, या क्वांटम थ्योरी से आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव समझ में आएगा। तो यहीं पे अब प्रश्न भी बन गया, 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, है ना भाई। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए कि अपवर्तन को किस सिद्धांत के माध्यम से समझाया जा सकता है, तरंग सिद्धांत के माध्यम से समझाया जा सकता है, परावर्तन को किस सिद्धांत से समझाया जा सकता है, तो पार्टिकल थ्योरी से समझाया जा सकता है, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव को किस सिद्धांत से समझाया जा सकता है, क्वांटम सिद्धांत से समझाया जा सकता है। अब देखिएगा, बात जहां पढ़ाने की है तो वहां पे पर्टिकुलर ये तीनों एक एक दिन की क्लास है आपको डील करने के लिए। लेकिन चूंकि मुझे अभी आपको अपवर्तन रिफ्रैक्शन बताना है तो इंट्रोडक्शन कराते कराते मैं आपको यहाँ पे लेके चलूंगा।
सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूं। इसी तरह से रेंज ऑफ लाइट, रेंज ऑफ लाइट, प्रकाश किरण का परास। अब देखिएगा रेंज ऑफ लाइट, प्रकाश किरण का परास, इसको जो है, अब प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है, प्रकाश ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है सन, सूर्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो उसके आधार पर, सोर्स ऑफ लाइट के आधार पर, यहां पर जो रेंज ऑफ लाइट है, प्रकाश किरण का जो परास है, उसको लेकर के सीजीपीएससी सीजीएसीएफ के 2017-25 मार्च 2018 को जो परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें थ्योरी पहले मैं आपको बताऊं, यहां पे ये जो है 3 भागों में बन जाता है। पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है। दूसरा है आपका दृश्य किरण, विजिबल रे, और तीसरा है आपका औरत किरण, इंफ्रारेड रे। तो इसके रेंज की हम बात करें, इसके रेंज की हम बात करें तो पहली चीज तो ये समझिएगा कि लाइट का जो रेंज है ये 100 nm से लेकर 10⁶ nm तक होता है, जिसमें 100 nm से लेकर 400 nm तक का जो रेंज है वो अल्ट्रावायलेट रे का होता है। फिर नियर अबाउट 390 nm से 770 nm तक विजिबल रे का होता है, और ये आपका नियर अबाउट 700 से लेकर के 10⁶ तक इंफ्रारेड का होता है। अब यहाँ पर डिस्कस करने वाली बात ये है कि ऑब्वियसली हम सभी साइंस के स्टूडेंट हैं, तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि nm का मतलब क्या है, समझें। अब नहीं समझते हैं उनको बताने के लिए, nm मतलब नैनो मीटर। सो व्हाट इज नैनो मीटर? जो है लेंथ मेजरमेंट का SI यूनिट है। नैनो क्या है? तो नैनो प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹। अब देखिएगा ACF 2017 में जो प्रश्न पूछा गया था, तो अभी देखिए ये ACF 2017 का जो प्रश्न पत्र है ये सामने है मेरे पास, है ना भाई। तो इस प्रश्न पत्र में हम देखें तो प्रश्न क्रमांक 33 में पूछा गया है, द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का लगभग परास है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का लगभग परास क्या है? तो अब देखिएगा जो 4 ऑप्शन है मैं यहां पे लिख रहा हूं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0.39 से 0.77 mm। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है 0.39 से 0.77 माइक्रोमीटर, एंड ऑप्शन सी में दिया हुआ है 0.39 टू 0.77 नैनोमीटर, एंड ऑप्शन डी में दिया हुआ है 0.39 टू 0.77 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस। अब देखिए जैसे मैंने अभी बताया आपको, विजिबल रे का जो रेंज होता है, इसका जो परास होता है वो 390 nm से लेकर 770 nm नैनोमीटर तक होता है। नैनोमीटर 10⁻⁹। तो अब देखिए यहां पे ये आप पढ़ के गए हो मेरे से, सपोज दैट इस परीक्षा को दे रहे होते आप, ये आप पढ़ के गए मेरे से, ये मैच करते हैं तो 3977 तो सभी में मिल रहा है। अब यूनिट से कहीं आपने मैच कर दिया तो nm, तो आपके हिसाब से क्या हो गया? ऑप्शन सी, जो कि पूर्ण रूप से गलत है,
क्योंकि यहां पर 0.39 और 390 में जमीन आसमान का अंतर है। अब यही से शुरू होता है ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग। ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग यही से प्रारंभ होता है। यही वो पॉइंट है जहां पे हमको नॉलेज होना चाहिए, कैसे करना है, क्या पढ़ना है वाली बात नहीं है, कैसे अप्लाई करना है वाली बात है। तो यहां पे देखिएगा ये जो माइक्रो है ये भी ऐसा ही एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। मिली इसका भी प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻3। सेंटी इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻2। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 10⁻⁻9 ये वाला जो यूनिट है नैनो का, तो नैनो चेंज हो गया मान लो माइक्रो में, तो 10⁻⁻6 मतलब कि ये जो 390 है 3 डिजिट के बाद इसमें पॉइंट लग जाएगा, तो लेफ्ट 1 2 3 यहां पे लग गया पॉइंट। अब ये सब मैथमेटिकल वाला पार्ट है ना भाई। अब ये पॉइंट कैसे लगता है, ये माइनस कैसे हटता है, ये सब नहीं पूछिएगा। जैसे ये है तो इसका मतलब ये है आपका 1/10⁻6 है ना भाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आपका 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3। ये मल्टीप्लाई होने पे पावर ऐड हो जाएंगे तो -9 आ जाएगा है ना भाई। तो अब ये क्या हो गया, इसकी जगह हमने क्या लगा लिया, यहाँ पे इसको 3 लोकेशन 3 आफ्टर 3 डिजिट्स पॉइंट यूज कर लिया। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा पॉइंट के बाद ये 39 ये आ गया, तो यहाँ पे अब ये हो जाता है यूनिट क्या, माइक्रो। तो अब इसको क्या लिखेंगे 0.39 इंटू 10⁻⁻6 और पहले क्या था 390 इंटू 10⁻⁹। मतलब दोनों एक ही है, मतलब दोनों एक ही है। आ रही बात समझ में। तो यही पे आपको हम यहाँ पे क्या हुआ है, जो प्रीफिक्स नैनो है वो प्रीफिक्स माइक्रो में चेंज हुआ है, तो उसके साथ साथ जो ये वैल्यू 390 है वो भी थोड़ा सा वेरिएट हुआ है, चेंज हुआ है। ये ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। तो ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लगता है, थोड़ा बहुत नॉलेज लगता है, थोड़ा बहुत परफेक्शन चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, फिर प्रश्न बन जाता है। तो 2017 में जो आया हुआ प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, एकदम परफेक्ट जाता है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सारी चीजों को यहां से मैं रिमूव करता हूं। तो इस तरह से प्रकाश का परावर्तन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक मिनट, प्रकाश की प्रकृति को लेकर के एक छोटी सी थ्योरी और है जो आपको बताना आवश्यक है। प्रकाश जब गमन करता है तो विभिन्न माध्यम में गमन करता है, कई मीडियम में ट्रेवल करता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, वन मीडिया एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, टू सेकंड मीडिया है ना भाई। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, दिस इज आल्सो नेचर ऑफ लाइट। यहां से प्रश्न एसीएफ में नहीं आया है लेकिन आ सकता है ना भाई। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी, वेग, वेलोसिटी, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ, ये तीनों क्या है, बदलती है, परिवर्तित होती है, चेंज होती है। लेकिन लाइट रे की जो आवृत्ति है, प्रकाश किरण की जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी जो है नहीं बदलती है। तो मीडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो यहीं से रिफ्लेक्शन मतलब कि परावर्तन, क्या जब प्रकाश किरण सपोज दैट ये जो है कांच वाला माध्यम है, ग्लास मीडिया है, और ये जो है एयर मीडिया है, तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, अब देखो इस एयर मीडिया टू कहां पे ट्रेवल करने का प्रयास कर रही है, कांच, दूसरे माध्यम में गमन करने का प्रयास करती है, व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स
फ्रॉम वन मीडिया टू सेकंड मीडिया, ठीक है। तो वो सेम मीडिया में वापस लौट आती है, सेम मीडिया में वापस लौट आती है, ठीक है। तो ये जो प्रकाश का बिहेवियर है, लाइट का जो बिहेवियर है, ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन में अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्दों से परिचित करवाना आवश्यक है। जो लाइट रे जाकर के टकराती है, इट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे, वापस आती है रिफ्लेक्टेड रे। परपेंडिकुलर लाइन drawn on this point where light ray strikes is called normal, and this particular point is called incident point, आपतन बिंदु और अभिलंब। Angle between normal and incident ray is called incident angle, and the angle between normal and reflected ray is called रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल मतलब कि आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। यहां से इसके दो लॉ आ जाते हैं। क्या? प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट पॉइंट एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम सरफेस। लॉ को भी लेकर के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, हालांकि परावर्तन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंट्रोड्यूस करना था तो हमने आपको बताया। रिफ्लेक्शन, ये जो परावर्तन है, इसकी व्याख्या कौन करता है? तो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट जो है, जो कि न्यूटन का है, वो करता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो ऐसे ही प्रकाश की दूसरी घटना होती है क्या? अपवर्तन। अब हम पहुंच रहे हैं उस टॉपिक में। तो यहाँ पे क्या था, दूसरे माध्यम में जब वो जाता है तो उसी माध्यम में वापस लौट आता है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब यदि वापस ना लौट के उस माध्यम में वो प्रवेश कर जाता है, यदि वापस ना लौट के उस माध्यम में वो प्रवेश कर जाता है, तो यह घटना जो है अपवर्तन कहलाती है। वापस ना लौट के जब उस माध्यम में प्रवेश कर जाता है तो यह घटना अपवर्तन कहलाती है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये तो बिल्कुल थ्योरी वाली बात हुई। अब इसको भी लेकर के दो लॉ हैं, इसको भी लेकर के दो लॉ हैं, और इसका एक प्रैक्टिकल बिहेवियर भी है। तो उस प्रैक्टिकल बिहेवियर को देखने के लिए हम कहां चलते हैं? तो हम माध्यम की तरफ मूव करते हैं, मीडिया की तरफ मूव करते हैं। तो अब इसमें देखिएगा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती है, तो सेकंड मीडिया में जब ये इंटर कर जाती है ना भाई, तो इस दोनों मीडिया का जब हम कंपेयर करेंगे तो एक होता है आपका विरल माध्यम, रेयर मीडिया, और दूसरा होता है आपका सघन माध्यम, डेंसर मीडिया। विरल और सघन का मतलब ये है, जैसे उदाहरण के तौर पे ले लें क्या, तेल और पानी, ऑयल एंड वाटर। तो हम क्या बोलेंगे? तेल जो है पानी की तुलना में ज्यादा डेंसर है, सघन है। डेंजर नहीं ना, डेंसर है, सघन है। तो तेल जो है पानी की तुलना में सघन माध्यम है, या पानी जो है तेल की तुलना में विरल माध्यम है, रेयर मीडिया एंड डेंसर मीडिया, है ना भाई। तो क्या होता है, अपवर्तन की घटना में ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो इस बार क्या है, वो ट्रेवल कर जाती है। अब आप लोग मेरे से ये नहीं पूछ दीजिएगा कि सर प्रकाश किरण का वेग कितना होता है, वेलोसिटी क्या होता है, और आपको यदि वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं मालूम तो आपको कोई हक नहीं है एसीएफ की तैयारी करने का। यू कैन नॉट बी अ साइंस स्टूडेंट। तो आप देखिएगा, ये प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये हो गया इंसिडेंट रे, आपतित किरण। जहां पर ये टकराई, ये हो गया इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट आपतन बिंदु। अब ये यहां पर जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे,
परपेंडिकुलर लाइन, ये देखिए ये हो जाएगा नॉर्मल अभिलंब। तो ये दूसरे माध्यम में चले तो जाती है, पर एक घटना यहां पे घटती है। वो घटना क्या है? वास्तविक मार्ग से भटक जाती है, या मैं कहूं इसको, प्रकाश किरण हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, उस सिद्धांत का पालन करें तो इसको जाना चाहिए कैसे? इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन ऐसे ना जाकर के ये इस दिशा में या इस दिशा में ऐसे मुड़ जाती है। यही घटना अपवर्तन कहलाती है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। यहां पे दो बातें हुई, इस पे हम फोकस करें तो समझ में आ रहा है कि नॉर्मल की ओर झुक गई, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसमें समझ में आ रहा है क्या? नॉर्मल से दूर हट गई, मतलब कि अभिलंब से दूर हट गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दो घटनाएं घटी। ये जो दो घटनाएं हैं ये मीडिया पे डिपेंड करती है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, विरल से सघन में कि सघन से विरल में। तो होता क्या है? प्रकाश किरण जब यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो अपवर्तन की घटना में, अब मैं दो डायग्राम बना रहा हूं यहां पे, अपवर्तन की घटना में अब देखिएगा सघन माध्यम से, डेंसर मीडिया से विरल माध्यम में जब प्रवेश करेगी, when light enters denser media to rare media, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, away from the normal, it's away from the normal, अभिलंब से दूर हट जाती है। और जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये देखिए थ्योरी देखिएगा। अब इसी थ्योरी पे बेस्ड एसीएफ 2017 में प्रश्न आया हुआ है, उस प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं, है ना भाई। तो सघन से विरल में अभिलंब से दूर हट जाती है और विरल से सघन में अभिलंब की ओर झुक जाती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज बिहेवियर ऑफ लाइट फॉरवर्ड फॉर रिफ्रैक्शन अपवर्तन। ठीक है। अब देखिएगा यहां पर जो प्रथम प्रश्न आया हुआ है एसीएफ के एग्जाम में, लाइट पासेस थ्रू 3 डिफरेंट मीडिया as shown in the diagram below। प्रकाश 3 विभिन्न माध्यमों से नीचे दिए गए चित्र के अनुसार गुजरता है। अब चित्र बना लेते हैं भाई, तभी तो बात बनेगी। ये बना लिया, ये ऐसा दिया हुआ है। अब यहां से ऐसे ट्रेवल की और ये नॉर्मल हो गया और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई इस तरह से, ठीक। और उसके बाद यहां पे हमने लाइन ड्रॉ किया, अब ये नॉर्मल से दूर हट गई। ऐसा डायग्राम जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, मीडिया 1, मीडिया 2, मीडिया 3। एरो डायग्राम जरूरी है क्योंकि ऑप्टिक्स में बिना तीर चिन्ह के, बिना एरो के, डायरेक्शन के कुछ भी नहीं। अब इसमें देखिएगा जो थ्योरी मैंने बताया उसके बेसिस पे फिर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट? विच स्टेटमेंट इज ट्रू? स्टेटमेंट 1, मीडियम 1 हैज लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। माध्यम 1 का अपवर्तनांक न्यूनतम है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो शब्द प्रयोग हुआ, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो शब्द प्रयोग हुआ, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे उसको जानना पड़ेगा, पर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक को बताने के पहले आपको व्यवहारिक तौर पे मैं बताऊं, क्या कोई भी वस्तु जितना ज्यादा डेंसर होगा, सघन होगा,
उसका अपवर्तनांक उतना ज्यादा होगा, और कोई भी वस्तु जितना ज्यादा रेयर होगा उसका अपवर्तनांक उतना कम होगा। ये होता क्या है अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो अब यहां पे हम देखते हैं प्रकाश किरण, है ना भाई, मीडिया की बात करते हैं। यहां ये जो रे है ये सेकेंड फेज में अविलंब की ओर झुक गई, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अविलंब की ओर झुकेगी कब? जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा। विरल से सघन में आई, रेयर टू डेंसर। अब यहां पे हट गई कब? जब वो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा। तो ये यहां पे नॉर्मल से दूर हट गई। स्टेटमेंट 1 इज माध्यम 1 का अपवर्तनांक न्यूनतम है, गलत बात, माध्यम 1 का कम है। माध्यम 2 का अपवर्तनांक उच्च है, सही बात है। यहां पर देखिएगा ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि मीडिया 2 जो है वो डेंसर है, सघन माध्यम है। तीसरा स्टेटमेंट माध्यम 2 का अपवर्तनांक 3 के माध्यम की तुलना में कम है। तो यहाँ पे कहीं पर भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी गई है, तो ऐसा कोई इवैल्यूएशन कर पाना पॉसिबल नहीं है। न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी हुई, नहीं बताया गया है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, या फिर मीडिया का नाम भी नहीं बताया गया है जिससे हमको पहले से पता होता है कि ग्लास है, वाटर है, एयर है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 3 के अपवर्तनांक की तुलना में कम है। The refractive index of media 1 is lower than the refractive index of media 3. ऐसा भी कुछ इवैल्यूएशन कर पाना पॉसिबल नहीं है जितना डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब सिर्फ थ्योरी है, और सिर्फ थ्योरी को अप्लाई करने से ये समझ में आता है कि स्टेटमेंट 2 सही है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक उच्चतम है। मैक्सिमम 2 हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम 2 हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो ऑप्शन बी है यही उस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। अब चलते हैं अपवर्तन की घटना जो मैंने आपको बताई। तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम वही है जो परावर्तन का दूसरा नियम है। अपवर्तन का पहला नियम वही है जो परावर्तन का दूसरा नियम है, मतलब कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अविलंब, ये सभी एक ही तल पर होते हैं। इट्स हैपनिंग, नो डाउट, ऐसा ही होता है। जो सेकंड पार्ट है वो ये कहता है कि साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण की ज्या, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण की ज्या, ठीक है, इज हैविंग अ परफेक्ट रेशियो विथ साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, अपवर्तन कोण की ज्या, विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको अपवर्तनांक कहा जाता है। तो जो साइन मैंने कहा ना जी, इसका मतलब साइन, साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं, ज्या को ज्या, स्पर्ज्या, कभी सुना होगा आपने हिंदी मीडियम में भी, साइन को साइन, टेंजेंट वगैरह। तो इसको हम इस तरह से, यदि आपतन कोण को आई कहें और अपवर्तन कोण को यहां पर आर कहें, तो ये क्या हो जाता है, साइन आई रेशियो कह रहा है तो साइन आर, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होते हैं। इज हैविंग अ प्रॉपर रेशियो विच इज कॉल्ड क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक क्या कहलाता है, ये अपवर्तनांक कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। और इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, और इसी को स्नेल का नियम कहते हैं, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 में 47 नंबर क्वेश्चन में एसीएफ 2017 में पूछा गया प्रश्न है ना भाई, देखिएगा ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। पूछा गया प्रश्न है, स्नेल का नियम संबंधित है, स्नेल्स लॉ रिलेटेड, ऑप्शन ए, स्नेल का नियम संबंधित है परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, प्रसारण से, प्रकाश के अवशोषण से, प्रकाश के विवर्तन से। लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्रैक्शन, लाइट ट्रांसमिशन, लाइट अब्सॉर्प्शन एंड लाइट डिफ्रैक्शन।
तो अभी मैंने आपको बताया है अपवर्तनांक को मैंने किस में पढ़ाया, सॉरी स्नेल का नियम को मैंने किस में पढ़ाया, अपवर्तनांक में। आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय एक निश्चित अनुपात में होते हैं। आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय एक निश्चित अनुपात में होते हैं। इसी को अपवर्तनांक कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है, स्नेल्स लॉ कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो गया, स्नेल का नियम किससे संबंधित है, तो अपवर्तन से संबंधित है, प्रकाश के रिफ्रैक्शन से संबंधित है, इट्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। देखिएगा अभी जो एक वीडियो मैंने बनाया है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो अभी 20 मिनट मैंने आपको क्लासेस दी, इसमें 2017 में आए हुए इतनी थ्योरी में 3 प्रश्न बन गए, जबकि मैं वास्तविकता आपको बताऊं, जो रेगुलर क्लासेस है उसमें एक दिन में तो मैं आपको सिर्फ नेचर ऑफ लाइट बताऊंगा, प्रकाश की प्रकृति बताऊंगा। प्रकाश की प्रकृति को ही पूरा समझाने में पहली क्लास चली जाएगी। दूसरी क्लास में आपका परावर्तन आएगा, फिर परावर्तन के बाद दर्पण पढ़ेंगे, फिर वहां पर क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसको तो हमेशा से देखा सुना है। इस तरह के जो और फॉर्मूले हैं, अकोमोडेशन वगैरह है, उन सभी से आए हुए सारे प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद फिर कहीं जाकर के अपवर्तन में आएंगे, फिर इसी तरह से थ्योरी डिस्कस करने के बाद लेंस में जाएंगे, फिर लेंस का डायग्राम से लेकर के उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव को पढ़ेंगे, तब कहीं जाकर के ये वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। तो अभी तो मैंने बस एक डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि हाँ मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें मैंने डील की हैं। और अभी जितना मैंने बताया उसमें 3 आए हुए क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आए हुए क्वेश्चन, अब यदि आपको कहता है, कोई कहता है कि एसीएफ में तो सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, आप उदाहरण के माध्यम से, मेरे इस वीडियो के माध्यम से, क्वेश्चन पेपर के माध्यम से प्रूव कर दीजिएगा कि नहीं भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। 2016 और 17 का जो प्रश्न पत्र है, यदि आपके पास नहीं हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप में मैसेज करके क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और क्वेश्चन पेपर ओपन करके क्वेश्चंस को देख लीजिए, थ्योरी पे ही बेस्ड। अभी देखिएगा एक स्टेप इसी में मैं और आगे बढ़ूंगा, रेगुलर क्लास में भी ऐसी ही चीजों को बताया जाएगा, एक स्टेप इसी में और आगे बढ़ूंगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आर्थिक परावर्तन को, क्रिटिकल एंगल को बताऊंगा। तो एक प्रश्न और इसी परीक्षा में आया हुआ है, वो बन जाएगा, मतलब कि एक अपवर्तन वाले टॉपिक से 3 प्रश्न आपके बन गए, सिर्फ अपवर्तन से 3 प्रश्न 2017 के आपके बन गए। सोचिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या है। और आपको मैं बता रहा हूं, मैं टोटल 15 से 20 क्लास लूंगा फिजिक्स का, टोटल 15 से 20 क्लास, और उस 15 से 20 क्लास को आप कम से कम हर वीडियो को 3-3 बार देखिएगा, क्योंकि फिजिक्स अपने आप में महारत रखने वाला विषय है। और फिजिक्स तो फिजिक्स वालों का नहीं हुआ, फिजिक्स तो फिजिक्स वालों का नहीं हुआ तो उनका क्या होगा जिनका वो है ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि फिजिक्स को लेना है बहुत सीरियसली। फिजिक्स से ही लगभग 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मेरी 15 से 20 क्लास में कवर हो जाएंगे। और एज इट इज फॉलो करेंगे तो कमिटमेंट है मेरा, इस 15 में से आप बहुत खराब हुआ तो 17 प्रश्न का सही उत्तर देके वापस आएंगे, क्योंकि हमको स्टेट टॉपर्स चाहिए। हर हाल में टॉप 10 में सारे के सारे स्टूडेंट इसी प्लेटफॉर्म के होने चाहिए। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है और यही मुझे चाहिए आपसे कमिटमेंट मेरे लिए कि हाँ सर टॉप 10 में हम ही लोग आके दिखाएंगे, तो फिर मजा आएगा। चैलेंज लेने में और उसको पूरा करने में मजा आता है। तो अब देखिएगा इसी में हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, किस तरफ, अपवर्तन की तरफ। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, when light ray travels denser media to rare media, तो वो अविलंब से दूर हट जाती है, it's away from the normal, वो अविलंब से दूर हट जाती है, away from the normal। इस थ्योरी को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। अब देखिएगा ये डायग्राम मैंने प्लॉट किया आपके लिए,
ये इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, अविलंब है ना। तो जब प्रकाश किरण डेंसर टू रेयर सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, डेंसर टू रेयर सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, डेंसर टू रेयर, तो वो अविलंब से दूर हट जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अविलंब से दूर हट जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब देखो एक्चुअल में इसको ऐसा जाना था सीधा, पर ये जो है सीधा ना जाकर के ऐसा गया, ये हो गया आपका अपवर्तन कोण, ये हो गया आपका आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक, अब देखिएगा लॉजिक यहां पर क्या है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि मेरे पास इस तरह से मुड़ा हुआ एक लोहे का मजबूत रॉड है। मैंने कहा इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन ये नहीं करना है कि मैं टॉप कर लिया इसलिए आराम से सो रहे हैं, इमेजिनेशन नॉलेज का करना है। तो अब इस बात को समझना उतना मुश्किल है नहीं। आपके पास कल्पना कीजिए कि आपके पास ऐसी साइज की मुड़ी हुई एक मोटी लोहे की रॉड है, और क्या होगा जब इस लोहे की रॉड को मैं ऊपर उठाऊंगा तो टॉर्क काम करेगा, बल युग्म कार्य करेगा। तो इसको जब ऊपर उठाऊंगा तो ये अपने आप नीचे की ओर आएगा, टॉर्क फोर्स बल युग्म कार्य करेगा यहां पर, है ना। तो मतलब कि इस डायग्राम में यदि मैं आपतन कोण के मान को ऐसा बढ़ा दूं, देखिए मैंने इतना बढ़ा दिया, ये इतना बढ़ा दिया आपतन कोण के मान को, इतना बढ़ा दूं तो ये जो है ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये कितना बढ़ गया, ये देखिए। अब टोटल एंगल ये कितना हो गया, ये टोटल एंगल हो गया कितना 90 डिग्री, ये टोटल एंगल हो गया कितना 90 डिग्री। और यहीं से क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है कौन, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल कहते हैं इसको इंग्लिश में। भाई इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, बस करने का जुनून और नियत साफ होनी चाहिए। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने से ही सिलेक्शन होता है। एक्चुअल में आपका सिलेक्शन आपकी वजह से होता है, आप जब पढ़ते हैं, आप जब फॉलो करते हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है। हमारी वास्तविकता मार्गदर्शन तक ही सीमित रहती है। तो जैसे इस वीडियो में ये तो समझ में आ गया कि एसीएफ के लिए फिजिक्स कैसे पढ़ना है, सर ने बताया है। आपकी इच्छा नहीं है क्लास ज्वाइन करने की, मत ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है वो इसी तरह से रखिएगा, सैद्धांतिक, आंकिक और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग। देखिएगा सबके सब क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ये विशेषता है। तो अब इसमें देखिए ऐसा रॉड को ऊपर उठाए तो ये नीचे झुक गया, नीचे झुक के इसके बराबर हो गया, तो अब अपवर्तन कोण का मान हो गया R बराबर 90 डिग्री। देखिएगा R इज इक्वल टू 90 डिग्री, R बराबर 90 डिग्री हो गया, R इज इक्वल टू 90 डिग्री, R बराबर 90 डिग्री मिल गया भाई। तो क्रांतिक कोण किसको कहते हैं, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। तो क्रांतिक कोण किसको कहते हैं, तो क्रांतिक कोण कहते हैं किसको, आपतन कोण को, इंसिडेंट एंगल को क्रांतिक कोण कहते हैं। इंसिडेंट एंगल को क्रांतिक कोण कहते हैं कब जब यहां पे ये जो आई है, ये जो इंसिडेंट एंगल है, ये कब कहते हैं, जब R बराबर हो जाए 90 डिग्री, तो ये हो जाता है IC। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्रांतिक कोण को जो है IC से डोनेट करते हैं, IC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहीं से हम डेफिनेशन कहेंगे क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हो, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। एक सिंपल लाइन, द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल फॉर विच
द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल शुड बी 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट्स इट। मतलब ये है कि यहां पर क्या हो रहा है फंडा, क्या हो रहा है फंडा, देखिएगा आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, कहा जाता है। आ रही बात समझ में? अब इसमें आगे देखिएगा, यदि इसी लोहे की रॉड को मैंने अभी इतना उठाया था ऊपर, अब मैं क्या करता हूं, डायग्राम में ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, ये देखिए अब मैं क्या करता हूं, इसको और बढ़ा रहा हूं। ये देखो मैंने इतना, तो इतना मैंने और बढ़ा दिया, तो मतलब कि इस रॉड को मैं थोड़ा, अभी देखो मैं ऊपर उठाया तो रॉड की जो लोकेशन है वो इस टाइप से हो गई है। अब इसको और ऊपर उठाऊंगा तो ये और नीचे झुकेगा, और काम करेगा, बलयुग्म कार्य करेगा। तो और ऊपर उठाया मैंने तो ये और नीचे झुक गया। तो अब देखो आर का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो अब क्या हुआ, तो 90 डिग्री से ज्यादा होने के बाद प्रकाश किरण जो इंसिडेंट रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई थी वह पहले माध्यम में लौट आई, पहले माध्यम में लौट आई, पहले माध्यम में लौट आई। ये देखो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, पहले माध्यम में लौट आई। यही घटना कहलाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यही घटना कहलाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, तो अब यहां पे देखिएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या है, शर्तें क्या है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो इस थ्योरी में आपने देखा, क्या प्रकाश किरण को सघन से विरल माध्यम में जाना होगा, मतलब कि डेंसर मीडिया टू रेयर मीडिया, और दूसरा आपतन कोण का मान जो है I शुड बी ग्रेटर देन IC, आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से अधिक करना पड़ेगा। तो जब प्रकाश किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का व्यवहार करे तो वही कब करता है, जब वह सरल से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, मतलब कि वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। चीजें इसलिए डील कर रहा हूं ताकि आपको सामने से महसूस करा सकूं। अब देखिएगा ACF 2017 2016 में भी इसी टॉपिक के 4 प्रश्न आए हैं, सेम टॉपिक के, और 2017 में भी इसी टॉपिक के 4 प्रश्न आए हैं। तो देखिए 4 मैंने करवाई दिए हैं, एक और प्रश्न इसी का देखिएगा, ACF 2017 में आया हुआ है, चौथा प्रश्न है ये, प्रश्न क्रमांक 32। क्वेश्चन को एक बार मैं रीड करता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें क्या आवश्यक है, व्हाट इज द कंडीशन नीडेड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है प्रकाश किरण सघन माध्यम से कम सघन माध्यम की ओर जाना चाहिए। अब देखिएगा शब्द प्रयोग किया, ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग, सघन माध्यम से कम सघन, तो यहां पर उसने विरल नहीं लिखा, रेयर नहीं लिखा, तो अब सघन से सघन में गई सर, नहीं बाबा, सघन से कम सघन में गई, कम सघन लेस डेंसर हुआ, मतलब वो एक्चुअल में क्या है, रेयर हुआ। तो सघन से विरल माध्यम, तो पहला स्टेटमेंट सही है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो पहला स्टेटमेंट सही है। आपतन कोण 0 डिग्री नहीं होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपतन कोण 0 डिग्री हो ही नहीं सकता। 0 डिग्री मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। आपतन कोण का मान तो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए।
तो क्रांतिक कोण ये आ जाएगा जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री तो नहीं है, तो इस तरह से स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट 0 डिग्री, स्टेटमेंट 2 इज राइट। स्टेटमेंट 3 दिया हुआ है, आपतन का कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। भैया थोड़ी देर पहले यही तो मैं बोला हूं कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। फिर कह रहा है ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो अब आप बताओ कौन सा है आंसर? डी 1, 2, 3 सही है। ये है थ्योरी को जानना और क्वेश्चन बनाना। भाई हवा वाली कोई बात ही नहीं है। सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, सिलेक्शन सही चीज को सही तरह से पढ़ने के साथ साथ अप्लाई करने से होता है। असंभव तो कुछ भी नहीं, अप्लाई करने का तरीका यही है। अब अनुभव तो हमारे बहुत अच्छे हैं, मान लो मुझे आपको कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में लाना है तो क्या करता, बहुत बढ़िया अपना नॉलेज बताने के लिए बढ़िया क्वेश्चन उठा लिए, बड़े बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठा लिए एक एक पेज के, और उसको फिर हल करके बता रहा हूं। तो भाई ये जो लेवल है वो आईआईटी वगैरह का होता है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे जो भौतिकी है, जो फिजिक्स है आपका, वो कंप्लीटली आपके नेचुरल बिहेवियर पे, मतलब कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप कैसे जी रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उस पे ही डिपेंड है। और जो 30 प्रश्न आए हैं, 30 में से 6 प्रश्नों को मैं हटा दूं तो पूरे 24 प्रश्न इसी तरह के सिस्टम पर हैं। और जो 6 प्रश्न आंकिक प्रश्न हैं वो बहुत बड़े आंकिक नहीं हैं, एकदम छोटे छोटे हैं, सामान्य आंकिक प्रश्न हैं, एक ही फॉर्मूले में बन जाते हैं। वो भी अभी मैं बताता हूं आपको, है ना। चलिए 1-2 प्रश्न मैं और उठाता हूं। अब उन आंकिक प्रश्नों को हल करने की जब बात हो रही है तो क्या है, ऑप्टिक्स से जो प्रश्न आए हुए हैं, ऑप्टिक्स से भी 2 आंकिक प्रश्न 2017 में आए हुए हैं। वो क्वेश्चन सॉल्व कराने के पहले कंप्लीट लेंस की थ्योरी और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मुझे बताना पड़ेगा, जो कि काफी लंबा टॉपिक है, बहुत ज्यादा समय लेगा। इसलिए आंकिक प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे पढ़ना है ये बताने के लिए मैं एक दूसरा चैप्टर सेलेक्ट कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, वो है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत। तो यहाँ के 2 जो आए हुए प्रश्न हैं उसको मैं 10 मिनट में सॉल्व करके आपको बताऊंगा, मतलब कि पढ़ने की टेक्निक आपको बताऊंगा, ठीक है। फिजिक्स का यही एक वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा पाऊंगा। परसों से सेकंड पेपर की क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आप निश्चित तौर पर रूटीन फॉलो कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है भाई, आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। खास बात एक और बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, जो पूर्व में आए हुए प्रश्न पत्र हैं वही हमारे लिए एक्चुअल गाइडलाइन है। तो जैसे कि सहायक प्रयोगशाला वगैरह में बहुत हाई फाई क्वेश्चन आ गया, आप इस धोखे में मत रहना कि यहां पे भी ऐसा आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकता है। जैसे कि मान लो इस बार लेवल ऑफ क्वेश्चन की मार्किंग करें तो 10 में से 8 मिलते हैं, तो ये हो सकता है कि इस बार जो एग्जाम होगा उसमें लेवल 9 में मूव करते हैं। इसलिए जो फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा उसको मैं क्या करूंगा, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो जिस लेवल से प्रश्न आए हुए हैं, जिस लेवल पे, जिस स्टैंडर्ड पे प्रश्न आए हुए हैं, उसी को इंप्रूव करते हुए लेवल 1 और 2 में इंप्रूव करूंगा मैक्सिमम। इसी में कई स्टेप्स में मूव करो तो फिर आप पहुंच जाओगे आईआईटी में, जहां पे लेके जाना ना मेरी आवश्यकता है ना आपको जाने की आवश्यकता है ना भाई। तो निश्चिंत रहिए, कमिटमेंट है मेरा, यदि फिजिक्स के टोटल 20 प्रश्न आते हैं, हर हाल में आप 15 दिन की मेरी क्लास में 17 प्रश्न बना के आएंगे, गारंटी है मेरी, 17 के 17 और एकदम सही बना के आएंगे। उस तरह से आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, चीजों को डील किया जाएगा। तो अभी मैं आपको
इलेक्ट्रिसिटी की तरफ लेके जा रहा था। अब चार्ज क्या होता है, तो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दो होते हैं। अब इसकी थ्योरी वगैरह की हम बात करें तो एटम स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए, मॉलिक्यूल में आ जाए, तो एटम में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, और सॉरी इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज उसमें होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। धनावेश ऋणावेश की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। तो फिर आवेश क्या है, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग, उसके बाद फिर कूलम्ब्स लॉ के बाद फिर विद्युत धारा विद्युत। तो अब देखिएगा विद्युत में क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है, तो आवेश या तो स्थिर रह सकता है या आवेश जो है प्रवाहित हो सकता है, स्टैटिक कंडीशन हो सकती है या मोशन कंडीशन हो सकती है। तो स्थिर रहा तो फिर ये क्या हो जाता है, स्थिर विद्युत हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाता है, और प्रवाहित हुआ तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, मतलब कि धारा विद्युत हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं, धारा विद्युत हो जाता है समय के साथ प्रवाहित जब होता है। तो यहीं से I इज इक्वल टू Q बाई टी, मतलब कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा जो एक्चुअल रेगुलर क्लासेस है उसमें हम स्थिर विद्युत को ही पहले पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत कूलाम का नियम पढ़ेंगे, एकांक आवेश पढ़ेंगे, एकांक आवेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वो जब कंप्लीट हो जाएगा उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनाएंगे, है ना भाई। उसके बाद फिर धारा विद्युत की तरफ मूव करेंगे। तो आवेश इसमें सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलेगा क्या, धारा विद्युत। धारा विद्युत क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे Q जो है आवेश को रिप्रेजेंट करता है और T जो है समय को रिप्रेजेंट करता है, और I जो है विद्युत धारा है। I इज इक्वल टू Q बाई टी, इसका मात्रक होता है एम्पियर, ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से भी प्रेजेंट करते हैं या ऐसा भी लिखा मिलता है। ये विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, और विद्युत धारा का ऐसा ही के अलावा कोई दूसरा मात्रक नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यह मूलभूत राशि के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है, न कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है, व्युत्पन्न भौतिक राशि के अंतर्गत नहीं आता है। कौन, विद्युत धारा। I इज इक्वल टू Q बाई टी। विद्युत विभव क्या है, कैसे है, इसका डिटेल जब मैं इस टॉपिक को शुरू करूंगा तब आपको बताऊंगा। विद्युत विभव V बराबर W बाई क्यू, विद्युत विभव V बराबर W बाई क्यू, मतलब कि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको विद्युत विभव कहते हैं। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव, विभवांतर वगैरह के ऊपर भी बाद में चर्चा करेंगे, क्या है इनकी आवश्यकता होगी उसके लिए जिन प्रश्नों को अभी हल करना है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। V इज इक्वल टू W बाई क्यू, विद्युत विभव। ओम का नियम के बारे में बचपन में आपने सुना होगा, अब तो सब 55 के हो गए हैं, बचपन में सुना होगा आपने, है ना भाई। नहीं, हो सकता है कुछ 55 के नहीं भी होंगे, तभी तो आप ACF का पेपर देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु है 40 वर्ष, ध्यान रखिएगा, है ना। फिजिक्स में थोड़ा पढ़ना, थोड़ा मुस्कुराना जरूरी होता है ताकि वो समझ में आए, क्योंकि अब भैया सब्जेक्ट ही पहले मैंने बताया महारत हासिल रखा हुआ सब्जेक्ट है, अपने आप में मजा आता है इसको पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी, समझने में भी, समझाने में भी मजा आता है। बढ़िया सब्जेक्ट है, बढ़िया लगता है, ठीक है। मेरी जो रेगुलर क्लासेस होती है कोचिंग में, ऑफलाइन में, उसमें तो फिजिक्स में इतना डिस्कशन चलता है, खूब हंसी मजाक हो जाता है फिजिक्स की क्लासेस में। तो यहाँ पे आप मेरे साथ लाइव तो है नहीं, तो हंसी मजाक बाद में कर लेंगे, पहले सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इस बार देखते हैं I इज इक्वल टू Q बाई टी, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, दो फॉर्मूला मिल गया। विद्युत धारा का, विद्युत विभव का, इसका मात्रक वोल्ट होता है ना, जूल पर कूलम भी हो जाएगा, विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। ओम के नियम के बारे में आपने सुना होगा, ओम के नियम से सूत्र मिलता है V इज इक्वल टू RI। अब ओम का नियम क्या है अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ना ही मैं उसकी कंडीशन बता रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आपको बताऊंगा, है ना भाई। तो ओम का नियम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि जब बंद परिपथ में
बंद परिपथ में चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड एट द टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोवाइडेड करंट। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए आर लिया। आर प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, पदार्थ का प्रतिरोध है ना भाई, चालक का प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या है? तो वह बाह्य कारक है जो विद्युत धारा को बहने से रोकने का प्रयास करता है, उसके परिमाण को कम करता है, प्रतिरोध है। इसको प्रभावित करने वाले कारक, अब देखिएगा यहीं पर सीजीपीएससी का जो वो प्रश्न पत्र है प्रतिरोध की बात निकली, तो मैं आपको बता दूं एक प्रश्न मैंने ऐसा भी देखा था इसमें, हाँ, प्रश्न क्रमांक 53 53। अब इसको देखते हो, देखिएगा एक प्रश्न इससे आया हुआ है, प्रतिरोध में प्रति केल्विन आंशिक परिवर्तन कहलाता है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नोन एज। तो यहां पर क्या होता है, पर केल्विन कह रहा है, प्रति केल्विन कह रहा है, पर केल्विन जो चेंज है, तो पर केल्विन टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो कहलाता है आपका क्या बोलना चाहिए, और सर इसका ताप गुणांक बोलते हैं इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना भाई, हिंदी में ताप गुणांक कहते हैं। तो ताप गुणांक की परिभाषा यही है, ताप को प्रति केल्विन परिवर्तित करते हैं। तो यहां पर मतलब जैसे रेगुलर क्लास है, हम प्रतिरोध पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम पढ़ेंगे प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध गुणांक क्या है, ताप गुणांक क्या है, इसका डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 जो एग्जांपल मैंने दिया, इसमें कोई न्यूमेरिकल है क्या? नहीं है, लेकिन बेसिक थ्योरी भी नहीं है, एडवांस लेवल ऑफ थ्योरी। ताप गुणांक क्या होता है आपको नहीं मालूम, तो यह प्रश्न आपसे किसी भी हाल में नहीं बनेगा। अब एक स्टेप मूव की मैं बात करूं, तो अब इस बार हो सकता है कि ताप गुणांक से संबंधित कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दे, ऐसे ही प्रश्न पत्र बनाया जाता है। मैं भी होता तो ऐसे ही क्वेश्चन निकालता, ठीक है। तो यही थ्योरी होती है। तो इसमें हमने अभी 3 फॉर्मूला देख लिया, क्या, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू और V इज इक्वल टू आर आई। 3 फॉर्मूला हमने देख लिया, एक साथ लिखता हूं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी विद्युत धारा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू विद्युत विभव और V इज इक्वल टू आर आई ओम का नियम से। अब यहां पे जिस प्रकार से प्रश्न आए हैं, तो प्रश्न को मैं हल करवाना चाह रहा हूं दरअसल आपको, इसीलिए थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट में लेके चल रहा हूं। अब इसमें देखिएगा इलेक्ट्रिक पावर, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत शक्ति। तो विद्युत ऊर्जा के कार्य करने की दर को, है ना भाई, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। P इज इक्वल टू W बाई टी, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 4 याद तो करना ही है, 1 2 3 4। रेगुलर क्लास में हर फॉर्मूले पे बेस्ड जो बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं से लेकर मीडियम एडवांस जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो सब मैं आपको करवाऊंगा, हल करवाऊंगा। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ये आ गया। क्या है पावर, मात्रा क्या होता है इसका, वॉट होता है, बोलते हैं ना मैं तेरी वॉट लगा दूंगा करके, तो ये वही वॉट है जो लगा देते हैं बिना बताए, ठीक है। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, है ना भाई, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, इलेक्ट्रिक पावर ये आ गया, इसका मात्रक होता है वॉट, इसका दूसरा मात्रक एक और होता है क्या, जूल पर सेकंड ना, वर्क का ऐसा ही मात्रक हुआ जूल, तो जूल पर सेकंड भी होता है। करेंगे डिटेल में, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत करेंगे अभी तो काफी सारी क्लासेस अटेंड करनी है। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, इलेक्ट्रिक पावर है ना भाई, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, पावर मतलब कार्य करने की क्षमता, उसके बाद बहुत पावर है, मतलब उसके कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, दैट इज ओनली पावर, है ना भाई। तो ये हुआ P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। यदि आपका ACF में सिलेक्शन हो जाता है, ACF की पोस्ट मिलती है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपके पास भी बहुत पावर रहेगा। मतलब ये है कि आपके कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इस वजह से आपका उत्तरदायित्व और आपका कर्तव्य बढ़ जाएगा, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी इंक्रीज। पावर का मतलब ये नहीं है कि जंगल तुम्हारा हो जाएगा या डिपार्टमेंट तुम्हारा हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो ये P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, इलेक्ट्रिक पावर मिल गया। अब देखिएगा यहाँ पे ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहां से हमने निकाल लिया W इज इक्वल टू V इंटू Q, इसलिए इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं
P इज इक्वल टू V इंटू Q बाई टी। फिर इस Q बाई टी को मैंने लिख लिया, Q बाई टी को मैंने लिख लिया क्या, P इज इक्वल टू V I लिख लिया, क्योंकि I बराबर होता है Q बाई टी। ये देखो ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग, P इज इक्वल टू V I आ गया। अब इसी में और एक्सपेरिमेंट करना हो तो V इज इक्वल टू आर आई, तो यहां पे मैं आर आई का मान रख दूं तो P इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, आर आई इंटू आई, मतलब P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एक और फॉर्मूला, और इसी में फिर से मैं I इज इक्वल टू वी बाई आर रख दूं तो ये हो जाता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर, ये कट जाएगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आ गया। तो ये सारी बातें मैं बता रहा था किसके लिए, क्योंकि मुझे ये वाले फॉर्मूले की आवश्यकता थी। ये कैसे आया ये मैंने आपको बताया, और इस दौरान जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए सबका सब महत्वपूर्ण है, सबका सब महत्वपूर्ण है। अब एसीएफ 2017 में क्वेश्चन नंबर 39 जो आया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 39, उसको देखते हैं। एक घर की विद्युत लाइन को 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन से जोड़ा गया है, मतलब कि V इज इक्वल टू 220 वोल्ट दिया हुआ है ना भाई। A house wiring supplied with 220 volt supply line is protected by 9 एम्पियर फ्यूज, उसे 9 एम्पियर के फ्यूज द्वारा सुरक्षित किया गया है। 9 एम्पियर मतलब I इज इक्वल टू 9 एम्पियर, ठीक है भाई, I की वैल्यू 9 दी गई है। समानांतर क्रम में 60 वाट के अधिकतम कितने बल्बों के साथ को एक साथ जलाया जा सकता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ 60 वॉट बल्ब in parallel that can be turned on at a time is, ऑप्शन 4 हैं, क्या क्या, 44 बल्ब, 33 बल्ब, 22 बल्ब, 11 बल्ब, 9 बल्ब, 44, 33, 22, 11, 9। ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, इस बार जो एसीएफ का पेपर होगा उसमें 5 ऑप्शन नहीं रहेंगे, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। ये 5 ऑप्शन वाला पैटर्न अब सीजीपीएससी ने हटा दिया है, तो उसमें नहीं रहेंगे 5 ऑप्शन, 4 रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां पे हमको कितने बल्ब जलेंगे ये बताना है, तो कितने बल्ब जलेंगे ये बताने के लिए मैं क्या करता हूं, मैंने पहले पावर निकाला, तो P इज इक्वल टू मिलता है 220 इंटू 9, 220 इंटू 9, तो 220 इंटू 9 करने पे मेरे पास आ जाता है 1980, 1980 आ जाता है। अब इसमें आगे देखें तो 60 वाट के अधिकतम कितने बल्ब, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60 वॉट। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना, ये आपका क्या है, होल पावर है, ये एक बल्ब का पावर है, एक बल्ब का पावर, पावर ऑफ वन बल्ब कितना है, P इज इक्वल टू 60 वॉट। तो हम क्या करेंगे, 1980 को 60 से डिवाइड कर देंगे, 1980 डिवाइडेड बाई 33, तो आपके पास आता है क्या 33, और यही है आप ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर। आ रही बात समझ में? देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न, ठीक है भाई। तो पढ़ने का पैटर्न भाई ये होता है, इस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हमने आपको बता दिया, और मेरी जो क्लासेस होंगी वो बिल्कुल इसी तरह से होंगी। जिस लेवल पे क्वेश्चन आया है उसके नेक्स्ट 2 लेवल पे और आपको मैं मूव करूंगा। ना मुझे आपको अपना ज्ञान दिखाना है, ना मुझे आपको ज्ञानी बताना है, ना बनाना है। मेरा सिंपल टारगेट है टॉप 10 में मेरे पूरे स्टूडेंट रहेंगे, और आपका सिंपल कमिटमेंट चाहिए, सर हम आपको टॉप 10 में आके दिखाएंगे, बात खत्म, ठीक है भाई। तो ऐसे ही रहेगी क्लास। विश यू ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं। परसों से क्लासेस कंटिन्यू होंगी, तो 10 CGPSC कोच में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।